अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 रोज पहले मुस्तफा कमाल साहब ने खूब तनकीद की डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब पर, गवर्नर सिंध पर, और आज उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया, धुआंधार जवाब दिया। और उस गवर्नर ने जवाब दिया जो कि पिछले 14 साल से इस मनसब पे मौजूद हैं। बहुत सारे वाकयात हुए हैं इन 14 सालों में जिसमें उन्होंने तहम्मुल दिखाया है, जिसमें कभी हमने उनको इस लहजे में बात करते हुए नहीं देखा। सियासी बातों से भी उन्होंने गुरेज किया है, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब के जो इल्जामात थे उनका उन्होंने जवाब दिया। और सिर्फ जवाब नहीं दिया, मुस्तफा कमाल एंड कंपनी पर भी बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। आज जो है हम उस गवर्नर के हवाले से बात करें जिन्होंने 8 वजीर आजम उनके दौर में आ चुके हैं, तब भी वो अपने मनसब पे कायम रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 गुजर चुके हैं, DGISI तब्दील हो चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब्दील हो चुके हैं, लेकिन गवर्नर इशरतुल इबाद साहब जो हैं वो अपने मनसब पर कायम है। जरा जो 2-3 से जो लफ्जों की जंग चल रही है मुस्तफा कमाल साहब के दरमियान और डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब के दरमियान, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। ये आदमी क्रिमिनल है, इसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। मेरे ऊपर ना कोई मुकदमा है, अल्लाह का शुक्र है, कोई चाहे। 14 सालों से ये शख्स गवर्नर सिंध है और आज भी सबसे कांटेक्ट में अल्ताफ हुसैन को इस नहज पे पहुंचाने वाला ये आदमी है। साबका सिटी नाज़िम इंतहाई घटिया, कमजर्फ, बाइपोलर शख्स समझता हूँ। अवाम के खून से ये खेला है और उसने नस्लें तबाह कर दी हैं। उनसे भी पूछा जाएगा कि 2015 में आपको कितनी सीरियस पता चली थी, 2016 तक किसका इंतजार कर रहे थे यार। ये सबका हिसाब होगा। जो ब्यूरोक्रेसी है कराची के, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो इशरतुल इबाद को रिश्वतुल इबाद से तशबीह देते हैं। काबाजी मरूम का आर्टिकल है, मुस्तफा कुदाल कराची खोद रहा है, पैसा निकाल रहा है, मलेशिया भेज रहा है और लंदन भेज रहा है। इशरतुल इबाद को फिल फौर गिरफ्तार होना चाहिए और फिल फौर इसका नाम ECL में डाला जाना चाहिए। कोई सियासी दुकान लगा के उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं बचेगा। 2 रोज पहले मुस्तफा कमाल ने इशरतुल इबाद साहब को रिश्वतुल इबाद कहा, आज इशरतुल इबाद साहब ने मुस्तफा कुदाल का नाम दिया और यह कहा है कि जो डेवलपमेंट फंड था उसका बेशतर हिस्सा जो है वो मलेशिया और लंदन लेके गए। इसके अलावा भी कई इल्जाम लगाए गए। आज जो है डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में भी मौजूद थे और वहां पे उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। वो क्या कहा है, सुनिए जरा। मुस्तफा कमाल साहब तो खुद ठेकेदार थे और इनकी एक कोई पता नहीं फ्रेंड या कोई इस किस्म की कोई कंपनी भी थी। क्या ये पैसा निकाल के तो लंदन वालों को पहुंचाया जाता रहा? जी, लंदन भी गया है और मलेशिया भी गया है। मतलब मुझे ये अथॉरिटी नहीं थी कि मैं नाजिम से पूछूं कि नाजिम तुम क्या कर रहे हो। मैं रिक्वेस्ट कर लेता था कि भाई ऐसा कर लो यार, तो कभी ज़रा ज़ोर से करता था रिक्वेस्ट, ज़्यादा पुश करता था तो मुझे लंदन से फ़ोन आ जाता था कि भाई साहब आप क्यों इंटरफियर कर रहे हैं। रिसेंटली मुझे पता चला है कि वहाँ इनके राब्ते हैं। अपने मेंटर को फरामोश नहीं करना चाहिए, चाहे वो बाद में टॉर्मेंटर बन जाए, क्योंकि उसकी फर्स्ट पोजीशन तो मोहसिन ने उन्होंने नॉमिनेट किया था ना भाई, तो मैं क्यों बोलूं यार उनके खिलाफ। जब आपको पता था कि उनके लोग टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपने उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्या लिया? एक्शन ही तो लिया भाई, 90 बंद है आज, एक्शन ही तो लिया। उस एक्शन लेने पे ही तो मुझसे नाराज हो गए सब लोग और मुझे निकाल दिया पार्टी से। और मतलब पार्टी से तो मैं निकला हुआ था, ताल्लुक ही खत्म कर दिया। इस इंटरव्यू में भी डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब ने बहुत सारी बातें की, सियासी बातें की। वैसे तो गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और सियासत से अपने आप को दूर रखता है, लेकिन आज और सुबह जो बातें की हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब ने, उसमें बहुत सारे सियासी बातें भी थी, सियासी इल्जाम भी थे। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर समा नदीम मलिक साहब मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में है मजहर अब्बास साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपका भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नदीम मलिक साहब, आपने तफसीलन इंटरव्यू किया है, क्या आपको लगता है ये मुस्तफा कमाल साहब और डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब के दरमियान सिर्फ लफ्जों की जंग है या कोई ये बड़ी गेम का हिस्सा लगता है सब कुछ? दोनों तासुर मिलते हैं। एक तो इम्प्रेशन ये है, जो पाक सरजमीन पार्टी वाली है, उनको उम्मीद थी और आस थी कि जब वो पाकिस्तान आएंगे, जमात बनाएंगे, तो डॉक्टर इशरतुल इबाद के जरिए कुछ MKM के लोग जो हैं उनके साथ आ मिलेंगे। वो एक तो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई। और फिर रिसेंटली शायद कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि कुछ उम्मीद थी PSP वालों को, कराची की कुछ बिजनेस कम्युनिटी की सपोर्ट जो है वो भी उनके साथ आ मिलेगी। उनका शिकवा ये है कि वो गवर्नर साहब उसमें रुकावट बने हैं। ये PSP वालों का शिकवा है कि इन्होंने हमारा रास्ता वहां से काटा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक इम्प्रेशन डेवलप किया है कि फारूक सत्तार वाले ग्रुप को इशरतुल इबाद सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा रास्ता काट रहे हैं। जो मुस्तफा कमाल ने जितना भी अटैक किया
गवर्नर इशरतुल इबाद को, उसके पीछे तो मुहर्रिकात यही दो नजर आते हैं। लेकिन जवाबी तौर पर गवर्नर साहब ने या तो दो चीजें हो सकती हैं कि जाती तौर पर इसको पर्सनली फील किया हो कि मेरे लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि जो आज उन्होंने केसेस का हवाला दिया उसमें पीएसपी के तमाम जो टॉप टियर है 4-5 लोग, सारे एक एक केस में उनका नाम माजी में आ चुका है। उन्होंने 5 केसेस का आज नाम ले दिया, तो इसका मतलब है कि वो जवाबी बार उन्होंने बड़ा तगड़ा और डाढ़ा किया। अच्छा, मैं इस पर थोड़ी सी तफसील भी आपसे लूंगा। मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है ये सिर्फ लफ्जों की जंग है या कोई बड़ी गेम का हिस्सा है, और वजह क्या बनी है ये सब? मुस्तफा कमाल साहब तो पिछले 6-8 महीने से यहां पर हैं, उन्होंने डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, और हमने माजी में देखा है इशरतुल इबाद साहब बहुत मर्तबा उन पे जब तनकीद भी हुई है या कोई सियासी बात हुई है तो उन्होंने गुरेज किया सियासी बात करने से, और बराह रास्त कोई इल्जामात भी नहीं लगाए किसी पर। शहजाद, वो एक शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये देखिए, इनके इख्तिलाफात की जो इब्तिदा है वो जो डॉक्टर इशरतुल इबाद ने इशारतन अपने नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में कही, वो ये थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जब ये सिटी नाज़िम थे तो एक इंटरनल इंक्वायरी करवाई थी इनके हवाले से, मुबैना तौर पे इन पर कुछ इल्ज़ामात थे, और उसमें डॉक्टर इशरतुल इबाद ने खासा इनिशिएटिव लिया था उसके अंदर, जिसके हवाले वो अब दे रहे हैं। वो गालिबन हो सकता है कि उस वक्त ये शिकायत आई हों और इंटरनली कोई इंक्वायरी हुई हो। देखिए, जब ये पीएसपी बन रही थी, पीएसपी बनने से पहले इस तरह की जब खबरें आ रही थीं, और जब पीएसपी बन गई तो दो लोग इसके मुखालिफ रहे हैं जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, एक वफाकी वजीर दाखिला और दूसरे डॉक्टर इशरतुल इबाद, और दोनों की ओपिनियंस जो थी वो इस हवाले से वो थी कि ये एक्साइज इन फ्यूटिलिटी होगी उनके बकौल, और ये जो है ये इस तरीके से नहीं होगा, और उन्होंने जो मुतल्लिका इदारे हैं इन तक भी ये पहुंचाई कि इससे ये फिर हकीकी 2 वाला सिलसिला हो जाएगा, ये चीज़ें सही नहीं है। तो हालांकि डॉक्टर ये मुस्तफा कमाल जो पार्टी बना रहे थे वो एमक्यूएम का कोई सेक्शन नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल एक नए नैरेटिव के पास आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज जो डॉक्टर इशरतुल इबाद बोले हैं उसके लिए यकीनन उन्होंने जो है वो या तो वफाकी वजीर दाखिला या वफाकी हुकूमत के किसी और उससे यकीनन बहुत से लोगों को एतमाद में लेके आज, क्योंकि इससे पहले जो रिएक्शन था वो एक नॉर्मली एक गवर्नर का रिएक्शन होता है कि उन पर इल्जाम लगाया गया, उन्होंने इल्जाम मुस्तरद कर दिए और कहा कि सबूत लेकर आए। लेकिन आज जो बातें हुई हैं और वो मुसलसल जो इंटरव्यू दे रहे हैं, ये डॉक्टर इशरतुल इबाद का कैरेक्टर नहीं है। ये बिल्कुल अनकैरेक्टरिस्टिक डॉक्टर इशरतुल इबाद आज नजर आए। ये बिल्कुल 90s के डॉक्टर इशरतुल इबाद आज नजर आए हैं मुझे, जो मैं इनको लेट 80s से जानता हूँ। तो ये बिल्कुल उस तरीके से नजर आए हैं। आपने कुछ बातें अभी की हैं जो मजहर साहब, उसमें आप कह रहे हैं कि ये एक्सरसाइज फ्यूटाइल होगी और इससे कोई फायदा नहीं होगा पीएसपी बनाने से, तो आप तो ये वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि पीएसपी को बनाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओपिनियन इन लोगों का ओपिनियन था, जिसमें वफाकी हुकूमत के बहुत से नुमाइंदे शामिल थे, मुतल्लिका इदारे शामिल थे। जब ये चीज हो रही थी कि इसके क्या एमक्यूएम कितनी डैमेज होगी, तो इसमें जिन लोगों के कुछ व्यूज थे वो उनमें से डॉक्टर इशरतुल इबाद भी जो है वो उनको खदशा था कि ये पीएसपी जो है वो हकीकी पार्ट 2 हो जाएगी, और वफाक में भी चौधरी निसार अली खान और दीगर लोगों को भी यही ख्याल था कि ये कामयाब नहीं होंगे। लेकिन मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी, और ये देखिए अनीस कायम खानी जो एमक्यूएम से अलग हुए हैं उसकी वजूहात वो नहीं है जो बताई जा रही हैं। अनीस कायम खानी का इख्तलाफ एमक्यूएम के अंदर शुरू हुआ आमिर खान के आने से, क्योंकि अनीस कायम खानी उस वक्त तक सारे सेक्टर और यूनिट्स को लुक आफ्टर करते थे जी, पूरे आमिर खान के आने के बाद उन्होंने ये कंट्रोल संभाल लिया। तो ये इख्तलाफात जो अब चीजें सामने आ रही हैं इसका एक बैकग्राउंड है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, इशरतुल इबाद ने जो बातें की हैं आज, उसमें वो मुझे ये लगा कि वो शायद बात बातों में बहुत आगे चले गए हैं, क्योंकि इस हद तक आगे चले गए हैं कि वो खुद भी इन इंक्वायरीज से अगर हुई, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये केसेस आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनमें बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनके शायद कोई शवाहिद नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है ये इल्जाम दर इल्जाम की
सियासत ज़दा रहेंगी, सिर्फ लफ्जों की जंग तक रहेगी बढ़ेगी। महदूद। नदीम मलिक साहब, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मजहर साहब, और मैंने भी इसका जिक्र किया कि अनकैरेक्टरिस्टिक है ये गवर्नर साहब के लिए, क्योंकि माजी में इस तरह का हमने उनसे रिएक्शन नहीं देखा है। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, और क्या जिस मनसब पे वो इस वक्त बैठे हुए हैं, क्या उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए थी? क्योंकि अब तो कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुस्तफा कमाल साहब, तो वो तो बिल्कुल एक पार्टी बन जाएंगे, और गवर्नर का तो काम नहीं कि सियासी इश्यूज पे जो इस तरीके से तनकीद करें। शहजाद, पहले जो मजहर ने बात की, थोड़ा सा मैं उसको आगे बढ़ा लूं कि ये बात इनकी दुरुस्त है कि गवर्नर का ख्याल यही था कि ये जो अलहदा से पीएसपी ये हकीकी 2 बनेगी, और हकीकी 2 अल्ताफ हुसैन की मौजूदगी में कोई भी ऐसा फैक्शन कराची में चल नहीं सकेगा, क्योंकि एमक्यूएम की पूरी जो लीडरशिप है वो मरहूने मिन्नत है कि अल्ताफ हुसैन ने किसके सर के ऊपर हाथ रखा। मुकामी खुद से वो अपने आप को उन्होंने राइज नहीं था किया पॉलिटिक्स में। अल्ताफ हुसैन ने जिसको टिकट दे के नुमाइंदा बना दिया, वो वही बंदा था। कमर नवीर को दे दिया तो वो जीत गया, कमर मंसूर को दे दिया तो वो जीत गया। सारी लीडरशिप इनकी ऐसी एमक्यूएम की सामने आई है। तो इनका ख्याल यही था कि ये एक अलहदा से ग्रुप जो है सरवाइव नहीं कर सकेगा। फिर 22 अगस्त की जो डेवलपमेंट हुई वो आनन फानन हुई, उसको किसी ने एंटिसिपेट नहीं था किया। वो खुद अल्ताफ हुसैन का एक सुसाइड अटैक था। उसके बाद डायनामिक्स चेंज हुए। आज जो गवर्नर ने पोजीशन ली है उसके ऊपर शायद मदद ज्यादा उसको एनालाइज कर सकें। गवर्नर की पोजीशन से मुझे ये तासुर मिलता है कि गवर्नर ने एक वाज़ेह लाइन ड्रॉ कर ली है। वफाक ने यकीनन उनको सपोर्ट किया होगा इस मसले के ऊपर। एस्टेब्लिशमेंट ने क्या रोल प्ले किया है ये भी इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नर साहब को इस पे इंकरेज किया टू गो अहेड, क्योंकि ये फारूक सत्तार की जमात को स्ट्रेंथन करेगी। ये जो चीज ब्लेम गेम आगे बढ़ेगी, इसमें से अनीस कायम ब्लेम होंगे, इसमें अनीस एडवोकेट ब्लेम होंगे, इसमें वसीम आफ्ताब ब्लेम होंगे, इसमें मुस्तफा कमाल ब्लेम होंगे। हो सकता है बहुत से और लोगों पे भी इल्जामात लगे, लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है फारूक सत्तार वाले ग्रुप की पोजीशन स्ट्रेंथन हो। मगर शायद इसके ऊपर ज्यादा बेहतर। अच्छा, लेकिन मुझे नदीम मलिक साहब ये बताएं, ये जब से पीएसपी बनी है इस पर सवाल उठता रहा है। इनफैक्ट एमक्यूएम ने तो खुलकर कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इनको बनाया है, और डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब के हवाले से भी ये तासुर रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, इसलिए 14 साल सर्वाइव कर चुके हैं। वजीर आजम आए गए, चीफ जस्टिस आए गए, सदर आए गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए गए, लेकिन वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, तो वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी है। तो ये अगर एक पार्टी के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी, एक शख्स के हवाले से कहा जा रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी है, तो आपस में कैसे टकरा गए फिर ये देखें, एक चीज आप बिल्कुल सामने क्लियर रखें कि वो अल्ताफ हुसैन के नुमाइंदे की हैसियत से गवर्नर बने थे। एमक्यूएम ने उनको उस वक्त डिसऑन किया जब उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। और तवक्कुआत क्यों पूरी नहीं हुई? क्योंकि उस वक्त जो ऑपरेशन कराची के अंदर लॉन्च किया गया था, कुछ ऐसे शवाहिद थे, कुछ ऐसी फहरिस्तें थी तो बहुत ही वांटेड क्रिमिनल्स जो थे अजीजाबाद की गलियों में आबाद थे। ये मैं इन चीजों की बहुत सारी चीजों से मीटिंग से आगाह हूँ, इसलिए मैं ये आपको बाकायदा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो लिस्टें जो थी एमक्यूएम की मुकामी क़यादत को भी और लंदन क़यादत को भी फराहम की गई। ये 300 के करीब ऐसे लोग हैं जो कराची में संगीन जराइम में, टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हैं। आप इनको इन गलियों से निकालिए ताकि हमें अजीजाबाद की गलियों में ना आना पड़े, हम इनको पकड़ेंगे। खुद अल्ताफ हुसैन ने इसको इंडोर्स किया। फिर ये जो चीज थी ये पूरी नहीं हो पाई। आमिर खान और ये जो इन्होंने इख्तलाफात का तज़किरा किया सेक्टर कमांडर्स और मकामी लोगों को कंट्रोल करने का, ये शुरुआत थी उन्हीं दिनों की। कुछ लोगों को निकाला गया, बहुत से लोग उन्हीं गलियों में आबाद रहे। उसके बाद डॉक्टर इशरतुल इबाद ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तरफ वो एमक्यूएम को बचाते रहे, एमक्यूएम तमाम इलेक्शन जीती रही है, उनके होते हुए इलेक्शन नहीं हारी, लेकिन उन्होंने साथ एस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट किया कराची का अमन व अमान बहाल करने के लिए। 9-0 पे रेड हो, कराची में आपकी रेंजर्स लेड ऑपरेशन हो, पुलिस को स्ट्रेंथन करने की बात हो, तो वो दरमियान में जो लगी आग थी उसको बुझाते रहे। आग में इजाफा नहीं किया, उन्होंने तेल नहीं डाला, उसको बुझा देते थे। गवर्नर हाउस में मीटिंग होती थी, इशू सॉर्ट आउट हो जाता था। ये पहला मौका है जिसको मैं अभी ये समझने से कासिर हूँ, वाकईतन मैं उसको पूरे तरीके से उसका आपको जवाब नहीं दे सकता कि गवर्नर को इतना अग्रेसिव क्यों होना पड़ा। मैं इसका अभी तक जवाब ये वाकई एक कंफ्यूजन है इस चीज पे। और मजहर साहब, जैसे मैंने कहा कि कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि दोनों पार्टी के बारे में, पीएसपी के बारे में भी और गवर्नर साहब के बारे में भी ये तासुर रहा है कि दोनों एस्टैब्लिशमेंट के। तो अब लोग जरा कंफ्यूज हो गए कि अगर दोनों एस्टैब्लिशमेंट के तो आपस में क्यों लड़ रहे हैं फिर, और आपस में ये बयानबाजी कैसे शुरू हो गई, किस गेम का हिस्सा है ये? देखिए शहजाद, मैं पूरी उसके साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अगर 92 का ऑपरेशन याद है तो 92 के ऑपरेशन में इंटेलिजेंस एजेंसीज के आपस में बहुत शदीद राइवलरीज थी। और वो राइवलरीज ये थी कि जो उस वक्त की मिलिट्री इंटेलिजेंस थी वो बिल्कुल ये चाहती थी, जो जनरल आसिफ नवाज की बहुत क्लियर डायरेक्टिव पे, कि बिल्कुल जितने भी मिलिटेंट्स हैं किसी ग्रुप के हैं इनका बिल्कुल सफाया कर दिया जाए।
इनको बिल्कुल बिल्कुल जो है वाइप्ड आउट कर दिया जाए। जबकि उस वक्त की जो आईएसआई की कमांड थी वो उसके कुछ सियासी मकासद भी थे, और वो ये चाहते थे कि एक एमक्यूएम के सामने एक आके एक स्ट्रॉन्ग धड़ा खड़ा किया जाए, जो उनकी तवक्कुआत उस लिहाज से पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने उस वक्त के जो वजीर आला थे मुजफ्फर हुसैन शाह, उनको कुछ एमपीएज एमक्यूएम के तोड़ के दिए ताकि उनकी गवर्नमेंट स्टेबल रहे। और ये सिंध की तारीख में पहली मरतबा हुआ था कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसके जो दोनों मेजॉरिटी पार्टी थी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, वो हुकूमत में नहीं थी लेकिन हुकूमत मौजूद थी। यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जो दो मेजॉरिटी पार्टी थी वो हुकूमत में नहीं थी लेकिन हुकूमत बरकरार थी अपनी जगह। तो ये हो सकता है कि इसमें भी आगे हमें जाके पता चले कि इंट्रा एजेंसीज राइवलरीज जो हैं वो यहाँ शायद रिफ्लेक्ट करें। क्योंकि आप देखें कि अगर पीएसपी पर ये इल्जाम है तो पीएसपी जो है अगर इस्टेब्लिशमेंट वाला इल्जाम है, और गवर्नर इशरतुल इबाद इस्टेब्लिशमेंट के रहे हैं, बल्कि ये जो एमक्यूएम को इस वक्त लंदन को जो सबसे बड़ा झटका मिला है, और वो शायद इस चीज को रिग्रेट कर रहे हों कि डॉक्टर इशरतुल इबाद को जब उन्होंने हटाया अपने पास से, तो उन्होंने उनके दरमियान जो एक शख्स था जो एक ब्रिज का किरदार अदा करता था बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड एमक्यूएम, वो रास्ते से हट गए। देखिए, इशरतुल इबाद की बाज आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज हैं, और ये अगर आप कभी आसिफ अली जरदारी साहब से बात करें और नदीम मलिक कर सकते हैं, तो वो बताएंगे आपको कि एक ऐसे क्राइसिस से डॉक्टर इशरतुल इबाद आसिफ अली जरदारी को निकाल के ले आए थे जब कराची में प्रैक्टिकली सिविल वॉर शुरू होने वाली थी। और ये वो सूरत हाल थी जब डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा सूबाई वजीर दाखिला थे। सही। और अल्टीमेटली आसिफ अली जरदारी ने इशरतुल इबाद की इस बात को माना कि इस वक्त मसले का वाहिद हल ये है कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा को हटा दिया जाए। तो वो इशरतुल इबाद साहब के कहने पे जुल्फिकार मिर्जा को हटाया गया था। तो इस वक्त जो वो एग्रेसिव आए हैं वो इसी वजह से आए हैं कि मुस्तफा कमाल के बारे में उन्हें ये इत्तलात थी कि वो मुसलसल उन पे अटैक करेंगे। तो उन्होंने आज जो काउंटर अटैक किया है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव अंदाज में किया है, वो सिर्फ मुस्तफा कमाल अकेले पे नहीं किया है जी, वो उसके ताने बाने पीएसपी के और भी बहुत से लोग उसकी लपेट में आएंगे जिन इंक्वायरीज की बात की है उन्होंने। हाँ, मैं इसी पे आता हूं क्योंकि आज जो है नदीम साहब, सानिया 12 मई का भी जिक्र हुआ, आज जो है सानिया बल्दिया टाउन का भी जिक्र हुआ, आज हकीम सईद का भी जिक्र हुआ, आज अजीम तारिक का भी जिक्र हुआ। ये तमाम बातें करने का मकसद क्या यही था, इशारा यही देना चाहते थे कि इन केसेस में वो लोग शामिल हैं जिनका ताल्लुक अब पीएसपी से है? देखिए शहजाद, इन तमाम केसेस में एक एक पीएसपी का बंदा आप नाम लेके एसोसिएट कर सकते हैं। वो हम उन लोगों से भी मिलते हैं इसलिए क्योंकि अभी बहुत ब्लेम गेम है, तफसील में ज्यादा नहीं जाता, लेकिन ये पांचों केसेस जिनका आपने नाम लिया, पीएसपी के टॉप टियर में 5-6 लोग उठाएं रजा हारून के अलावा, तो आपको उन केसेस के अंदर इन लोगों के ताने बाने मिल जाएंगे। और कुछ लोग हो सकता है लाइक अनीस कायम खानी हो सकता है मे बी इन ट्रबल गोइंग फॉरवर्ड, अगर इन्वेस्टिगेशन खुले तरीके से हो तो ज्यादा कुछ लोग ट्रबल में भी आ सकते हैं। दूसरा, जो आज डॉक्टर इशरतुल इबाद ने इतना जोरदार तरीके से उसका ऐलान किया, उन्होंने कहा कि आई एम पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये मुझे आपके प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन किया उन्होंने कि मैं अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता हूं, वो सुप्रीम कमांडर है फोर्सेस के, तो फिर जाहिर सी बात है मैं एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हूं। हाँ, उन्होंने कहा पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो इंटेलिजेंसी राइवलरी नहीं है इस गेम के अंदर, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। इसमें देयर इज नो इंटेलिजेंसी राइवलरी। ये विद इन एमक्यूएम फैक्शंस एक फैक्शनल वो टर्फ बैटल होती है ना, वो वाली कैफियत है। कौन किस पोजीशन में खड़ा होगा आइंदा आने वाले दिनों में वो देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो वो कह रहे थे वो हो सकता है कि हमें मदर वाली बात में वो लगे कि आज शायद दोबारा वही पोजीशन स्टैंड करती है। उन्होंने 2-3 दफा दोहरा के प्रोग्राम के अंदर कहा कि जो आर्मी चीफ है और जो DGISI है वो चाहते हैं कि कराची के अंदर अमन हो, किसी ग्रुप के अंदर जो भी क्रिमिनल है उसके ऊपर जाएंगे और हम हाथ डालेंगे। तो मैं वफाक का नुमाइंदा और मैं इस चीज को यहाँ रीअसर्ट कर रहा हूँ कि मेरी बात को वो काट के बार इस चीज को रिपीट, और बार उन्होंने ये तासुर भी दिया कि सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुकम्मल उनको हिमायत हासिल है इन लोगों की। हाँ, और उन्होंने कहा कि हम उनको जाएंगे और पकड़ेंगे, कोई भी क्रिमिनल हो किसी भी पार्टी में हो। इसके ऊपर उन्होंने मेरे ख्याल में कोई बहाम नहीं छोड़ा। आई एम पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट,
कराची में पीस रिस्टोर करना है, जो भी होगा जिस भी ग्रुप का होगा मैं उसको पकड़ूंगा, मेरी जॉब है ये, मेरा काम है ये, मैं इसलिए यहाँ गवर्नर हूँ। अच्छा, आज नदीम साहब जब सुबह ये गवर्नर साहब तनकीद कर रहे थे मुस्तफा कमाल पे, तो ये भी कह रहे थे कि 2012-13 में इनको जाके पता चला कि इनके कायद का ताल्लुक रॉ से है, इनकी सीनियर लीडरशिप का ताल्लुक रॉ से है। तो ये सवाल तो वैसे डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब से भी बनता है ना, क्योंकि आप इतने इंपॉर्टेंट मनसब पे बैठे हुए थे। आज आप बात कर रहे हैं 12 मई की, आज आप बात कर रहे हैं हकीम सईद केस खोलने की, आज आपको बल्दिया केस याद आया है उस वक्त जब आप पे तनकीद हुई है। तो अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए थे, आपके पास ये तफसीलात थी, तो पहले क्यों नहीं आके आपने जिक्र किया? ये सवाल तो फिर उनसे भी बनता है। ये सवाल उनसे हुआ तो उन्होंने कहा कि एज ए गवर्नर मेरा काम ये था कि मैं आके मीडिया के ऊपर ये बयान दूं। ये मैंने पूछा उनसे सवाल, तो उन्होंने कहा मेरी जॉब ये थी कि मैं टीवी के ऊपर बयान दूं, या मेरी जॉब ये थी कि मैं जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। मैंने उनसे पूछा क्या आपने ये इन्फॉर्मेशन रॉ की इन्वॉल्वमेंट की, ये तमाम दीगर इश्यूज की जो आपके नॉलेज में थी, आपने एस्टेब्लिशमेंट से शेयर की? उन्होंने कहा हाँ मैंने की, और जवाब दिया, उन्होंने कोई भाव नहीं रखा। आज वाला इंटरव्यू डिफरेंट इसलिए है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद बड़े केयरफुल मोहतात आदमी है, प्यार मोहब्बत में आपको नरम लहजे में अपनी बात कह देंगे, लेकिन आज एग्रेसिव टोन में हर चीज के ऊपर वो कमिट करने पे आमादा थे। ये भी कमिट करने पे आमादा थे कि कराची के अंदर रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। ये भी चीज कमिट की कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई मैंने एस्टेब्लिशमेंट से शेयर की। ये नहीं कहा कि मैंने नहीं की, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा मैंने की। लेकिन आज टीवी पे तो वो लेकर आए फाइनली, और उस वक्त जब उनके ऊपर जो है कुछ इल्जाम लगे थे। लेकिन मज़हर साहब जो इन केसेस का जिक्र किया, जैसे हमने दोहराया हकीम सईद हो, 12 मई हो, क्या आपको भी लगता है कि पीएसपी की जो टॉप लीडरशिप है ये उन्हीं के तरफ इशारा किया है कि आप लोग इन केसेस से जुड़े हुए हैं और उसीलिए आज इनका केसेस का जिक्र हुआ है? जी बज़ाहिर तो ये लगता है, और इसमें खास तौर पे उन्होंने अजीम तारिक के मर्डर केस का जो जिक्र किया है। हालांकि 20 साल बाद 93 में वो मर्डर हुआ था। 93 के बाद अब कौन से ऐसे शवाहिद होंगे जो अजीम अहमद तारिक की इंक्वायरी रीओपन होगी और उसमें, लेकिन उसका इशारा वो जाहिर है वो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली वार्न किया है मुस्तफा कमाल को। सर ये वो कुंडी वाली एक कहानी जो हम सुनते रहते हैं, वो है क्या? मतलब वो इशारतन वही बात लगती है, उसमें हकीकत है नहीं है वो एक अलग बात है। वो चीजें वो तहकीकात, मुझे तो नहीं लगता वो तहकीकात होगी। इसी तरह हकीम सईद केस में देखिए, हकीम सईद केस में आज डॉक्टर इशरतुल इबाद अगर ये बात करेंगे तो हकीम सईद केस तो बुनियादी तौर पे इसमें बड़ा सवाल उठता है कि जब आमिरुल्लाह को पकड़ा गया था उस वक्त जो डीआईजी कराची थे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उस वक्त के आईजी और डीजी आईएसआई जो ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे उनसे कहा था कि ये गलत लड़के को पकड़ा है आपने, इसमें एमक्यूएम बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकती है लेकिन जिस लड़के को पकड़ा है वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन उस वक्त कुछ फैसले जल्दी में करने थे तो उस डीआईजी कराची को उस मीटिंग से आउट रखा गया। वो गवर्नर हाउस में बाहर बैठे रहे, अंदर मीटिंग हुई और अंदर ये फैसला हुआ कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट से वो आदमी रिलीज हो एक्विट होके आ गया है तो अब नई इंक्वायरी में आपको क्या शवाहिद? मज़हर साहब मेरे पास वक्त थोड़ा कम रह गया, मैं आखिरी सवाल आप दोनों से करता चलूं क्योंकि आप लोगों ने सियासत को देखा है बड़े करीब से। इल्जामात किसके दुरुस्त हैं किसके गलत हैं? मज़हर साहब पहले आप बता दें, डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब ने जो इल्जाम लगाए हैं मुस्तफा कमाल के हवाले से वो सही है कि पैसा मलेशिया लेके गए, पैसा लंदन लेके गए, अपना कट रखते थे, या जो इल्जाम लगाए हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुस्तफा कमाल साहब ने और उनको ईसीएल पर डालना चाहिए वो सही है? देखिए मुझे तो देखिए जिस वक्त अगर कराची में आप देखें तो 92 से ये सारे इल्जामात और रॉ के इल्जामात भी 92 से मैं सुनता आ रहा हूँ। चीजें ये हैं कि जब मामला अदालत तक पहुंचते हैं तो शवाहिद जो है वो गायब हो जाते हैं। असल चीज ये कि इल्जामात संगीन हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये इल्जामात सिर्फ सियासत ज़दा हो रह जाएंगे। ना 12 मई के सही मानों में लोग पकड़े जाएंगे क्योंकि 12 मई में बहुत से हाथ आते हैं जिनको इशरतुल इबाद भी जानते हैं, मुस्तफा कमाल भी जानते हैं और फारूक सत्तार भी जानते हैं। तो वो इंक्वायरी मुझे आगे बढ़ती बहुत ज्यादा नहीं लगती। वहाँ कुछ और यही इसी तरीके से दूसरे केसेस, तो मुझे ये सियासत ज़दा कंट्रोवर्सी ज्यादा लगती है। इसमें कोई चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आएंगी वो नहीं नजर आता मुझे। नदीम साहब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही इल्जामात पहले दूसरी जमातें एक एमक्यूएम पे लगाती थी, मीडिया भी यही एक इल्जाम एक एमक्यूएम पे लगाता था। अब एमक्यूएम के ही लोग आपस में वही इल्जाम लगा रहे हैं एक दूसरे पे। पहले दूसरे बाहर से लगाते थे, अब ये आपस में वही इल्जाम लगा रहे हैं। चाइना कटिंग हो, पैसे की खुर्द-बुर्द हो, ये तमाम वही इल्जाम है। कटिंग का एक मैं बता दूं आपको। जी आप बता दें फिर नदीम साहब जवाब दे देंगे। जी
चाइना कटिंग एमक्यूएम का एक सियासी फैसला था और ये मुबैना तौर पे ये हुआ था कि चूंकि एमक्यूएम की बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां उनके वोट कम पड़ते थे उधर मकानात बना के उधर जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोगों को वहां लाके बसाया जाए। लेकिन उसके बाद ये इनके हाथ से निकल गई और ये करप्शन रजा हो गई। नदीम साहब, इल्जामात पहले बाहर से एक एमक्यूएम पे लगते थे, अब एमक्यूएम अपने ही ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है। देखिए कि एक तो ये फैक्शंस जो है ये अपनी अपनी पोजीशन रीड्रॉ करेंगे, ये टफ बैटल चलेंगी कुछ अर्सा और इल्जामात ही लगता है रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हकीम सईद के या 12 मई के जो एक्चुअल लोग जिम्मेदार हैं वो उनको ढूंढ के निकाला जा सके। ये इल्जामात से एक दूसरे की पोजीशन जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे और दोनों ग्रुप्स जो है, फारूक सत्तार वाला ग्रुप भी और पीएसपी भी, ये अपनी अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। एक जीतेगा, ये हारेगा, लेकिन दोनों रहेंगे इसी मैदान के अंदर और दोनों ही एक दूसरे के इल्जामात लगाएंगे। शायद ये काम अब एस्टेब्लिशमेंट को ना करना पड़े, ये दोनों काम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब और मजहर अब्बास साहब। प्रोग्राम करेंगे एक ब्रेक इसी इशू पे और इसके अलावा तहरीक इंसाफ का जो नवंबर 2 का इस्लामाबाद का लॉकडाउन है उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल के साथी आज के दुश्मन बन चुके हैं, लफ्जों की जंग जारी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही इल्जाम एक एमक्यूएम पे लगते थे, मीडिया पे भी लगते थे, मुखालफिन की तरफ से भी लगते थे, लेकिन अब वही इल्जामात एमक्यूएम का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे लगा रहा है, या तो एमक्यूएम के ही गवर्नर जो है वो एमक्यूएम के दूसरे साथियों पे लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब, आपसे आगाज करूंगा। आपकी तो जाती दोस्ती भी है गवर्नर साहब से, कभी जिक्र किया इशरतुल इबाद साहब ने मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से या पीएसपी के हवाले से, या जो इल्जामात वो पिछले 1-2 दिन से लगा रहे हैं मुस्तफा कमाल के हवाले से? शहजाद, बात ये ठीक है आपकी कि मेरी उनसे दोस्ती भी बहुत अच्छी है और हमारा एक रिश्ता भी है, उनसे अक्सर मुलाकात भी मेरी रहती है। लेकिन मैं ये बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, शायद ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो, कि जितना कराची का ऑपरेशन हुआ पिछले अरसे में, जिसमें बड़ा कराची में सुकून आया, अमन आया, और उसमें गवर्नर इशरतुल इबाद ने बहुत मेजर रोल प्ले किया। मेजर रोल उन्होंने इस तरह प्ले किया कि जाहिर है कि जो उन्हें मालूमात थी, जो उन्हें पता था कि जो एक बैड एलिमेंट या टेररिस्ट एलिमेंट एमक्यूएम के अंदर मौजूद था या जिसका वजूद था, उसका उन्होंने बेड़ा उठाया कि वो उसका ज़रूर ख़ात्मा करेंगे और वो उसके ऊपर गामजन रहे। ये मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का। मैंने बार बार उनसे मुलाकात की, बार बार मैंने चीज़ें देखी, मैंने बार बार इस मामले को देखे, ऑपरेशन के दौरान देखा, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद। ही वॉज एडमेंट ऑन दिस कि जी ये मैंने कराची से ख़त्म करना है, चाहे मेरी इसमें गवर्नरी ख़त्म हो जाए या इसमें मैं चाहे पार्टी को एमक्यूएम खुद पार्टी को नुकसान हो, मैं इसके ऊपर ये काम ज़रूर करूँगा। और वो उन्होंने, मैं देख रहा था लॉ एंड ऑर्डर पे, मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा हुआ था कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन मैंने कभी उनके मुंह से ये बात जो आज मैंने सुनी है मुस्तफ़ा कमाल के बारे में या इस तरह की कोई बात मैंने कभी सुनी नहीं। लाइकवाइज मैंने कभी मुस्तफ़ा कमाल से भी गवर्नर इशरतुल इबाद के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मैं रज़ा हारून से भी मेरी बहुत पुरानी दोस्ती रही है। रज़ा हारून पीएसपी के बहुत सरकर्दा लीडर हैं। वजह क्या आपको नजर आती है इमरान इस्माइल साहब, क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, क्या हो रहा है बैकग्राउंड में? क्योंकि अभी हमने बड़ी तफसील से बात की कि बड़े तहम्मुल से और धीमे लहजे के आदमी है गवर्नर साहब। हमने नहीं देखा कि 14 साल में उन्होंने कोई इस तरह के सियासी बयान दिए हो या किसी सियासी बयान का इस तरीके से जवाब दिया हो। मुस्तरद कर देते थे, लेकिन ये काउंटर अटैक करना ये तो हमने नहीं देखा है पहले। क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? मैं खुद बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ को देख के। और आज जिस तरीके से जो मैंने अभी इंटरव्यू देख रहा था आपके टेलीविजन पे, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम पे, इतना एग्रेसिव इशरतुल इबाद को मैंने कभी देखा नहीं। मैंने कभी इशरतुल इबाद को रिटेलिएट करते हुए नहीं देखा। कई दफ़ा इल्ज़ाम लगे, कई दफ़ा लोगों ने बातें की उनके बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से
दूसरी चीज़ों के उनके भाई तक बात आई कि जी उनके भाइयों ने, उनके एक भाई के ऊपर बात आई थी, बड़ा ज़ोर से शोर चला था कि जो उनके भाई ने कुछ स्कैम किए हैं। उन्होंने बड़े तहम्मुल से, सब्र से, धीमे तरीके से डील करते रहे और इसीलिए वो नोन भी हैं कि वो बड़े एक तहम्मुल मिजाज आदमी हैं। लेकिन मैंने आज उनका एक डिफरेंट इशरतुल इबाद मैंने देखा है। इस इशरतुल इबाद से मैं लेकिन वजह आपको भी नहीं समझ आ रही, ये वजह ही कंफ्यूजन बनी हुई है। वजह मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आज एक चीज एस्टैब्लिश की उन्होंने, एक बात मैं कर दूं, आज एक चीज उन्होंने एस्टैब्लिश की। उन्होंने ये कहा है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं एस्टैब्लिशमेंट का। मैंने कई चीफ मिनिस्टर्स को भुगता है, मैंने कई DGIs को मैंने देखा है आते और ऑफिस लेते और ऑफिस से जाते, और कई मैंने कोर कमांडर्स वगैरह के साथ डीलिंग किया और मैं साथ रहा हूँ और मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ। तो आज हमने एक पहली दफ़ा, एक कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि पहली दफ़ा मैंने जिस मनसब पर मैं बैठा हूँ उसके लिए जरूरी है, ये उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। निसार खोड़ा साहब, आपको क्या इसमें नजर आता है? सिंध के गवर्नर हैं, दो चीजें हैं जो आपके सामने रखूंगा। एक तो बड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक है ये गवर्नर साहब के लिए इस तरह का रिएक्शन आना। दूसरा, जिस मनसब पे वो बैठे हुए हैं, आपके ख्याल में क्या जरूरी था कि इन इल्जामात का जवाब दें और इस तरीके से जवाब दें? मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी पार्टी बनाए हुए कुछ महीने तो हो ही गए। अब मुस्तफा कमाल साहब से सवाल पूछा जाए कि जब आप पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोल सकते हैं, दूसरों के खिलाफ बोल सकते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, तो उस वक्त गवर्नर सिद्राबाद आपको याद क्यों नहीं आया? अब इतने अर्सा गुजरने के बाद बात क्या है कि अचानक ही अभी आपको पता चला है कि वो रिश्वतुल-ए-बाद है? अभी आपको पता चला है? क्या पहले पता नहीं था आपको? और अगर पहले पता था तो आपने छुपाया क्यों? और अगर अभी पता चला है तो क्यों अभी पता चला है कि आप क्या कर रहे थे? ये सारी चीजें जो है ना, वो हम इसको, मैं क्या ज्यादा इस पे बात करूं, वो 12 साल से गवर्नर है। 14 साल हो गए, 2002 से 2016 14 साल हो गए। जब वो गवर्नर बने थे तो उसे कहा था कि मैं एक कंपनी इस्तीफा दे के गवर्नर बन रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन मैं समझता हूँ अगर उनका रास्ता था, वास्ता था, किसी साथ राब्ता था, तो मुस्तफा कमाल के साथ भी राब्ता था, फारूक सत्तार के साथ भी राब्ता था, अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी राब्ता होता होगा। अब वो, मैं इस चीज को उनके अपने घर का मसला समझता हूँ, ये उनके घर का मसला है। अब अल्ताफ हुसैन की पार्टी जो है वो 3-4 टुकड़ों में बढ़ चुकी है और एक दूसरे पे वो बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लेट FIR कटवाने का मकसद क्या है? इतनी देर तक कहाँ थे वो सब लोग? अच्छा, एक चीज तो ये निसार खोड़ा साहब, क्योंकि आपकी भी पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है 2008 से और सिंध ही के गवर्नर है डॉक्टर इशरतुल-ए-बाद साहब, तो जो इल्जाम लगाया है मुस्तफा कमाल साहब ने रिश्वतुल-ए-बाद का, वो एक सियासी तो एक उसका रीजन हो सकता है, लेकिन आपकी हुकूमत रही है। आप बताएं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट कि क्या ये बात में कोई हकीकत है या नहीं है? जनाब आली, गवर्नर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी सूबे में, जी, वफाक का होता है, और 5 साल वफाक में आपकी हुकूमत रही है। स्टेट कौन? पाकिस्तान कौन? मतलब वफाक। और यहाँ इतनी सारी हुकूमतें बताते हुए बैठे हैं और रिकॉर्ड अरसा गवर्नर रहे हैं। या तो मुस्तफा कमाल साहब किसी बड़े आदमी पर अटैक करें, अपने आप को नुमाया करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके इल्जामात में बहुत से लूप होल्स हैं और मैं ही एक आम बंदा और ये सवाल कर सकता है कि अभी क्यों जागे हो, 6 महीने पहले कहाँ थे? लेकिन आपकी नजर में ये रिश्वतुल-ए-बाद वाले इल्जाम के पैसे लेते हैं गवर्नर बिजनेस कम्युनिटी से, आपने कैसा देखा है? इस इल्जाम में कोई सदाकत है या नहीं है? भैया, मैं उसको अपने, अगर मुस्तफा कमाल साहब के लिए मैं कहूँ कि क्या वो शराकत कर रहा था जो चुप रहा था इस वक्त तक? क्या वो शराकतदार था कि वो चुप रहा था इस वक्त तक? आप समझ गए मेरी बात? हाँ, लेकिन ये तो उनसे सवाल बनता है ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बतौर आप, क्योंकि सिंध हुकूमत में रहे, आप लोग वफाकी हुकूमत में रहे। साहब ने कुछ नहीं, देखें, मुस्तफा कमाल साहब ने कुछ बोला है। मुस्तफा कमाल साहब ने बोला है गवर्नर इशरतुल-ए-बाद के खिलाफ, उनको नाम दे दिया कुछ और।
अभी 6 महीने के बाद जो है 8 महीने के बाद या साल के बाद याद आए तो फिर मैं क्या कहूँ कि उस वक्त जब वो रिश्वत ले रहे थे तो क्या वो शराकतदार थे क्या कि उस वक्त चुप रहे थे और अब बोल रहे हैं? सही। मुझे एक ब्रेक लेने दें। इसके अलावा भी आज जो हैं उन पर भी मैं आप दोनों से बात करूंगा, क्योंकि कहा है कि बहुत सारे केसेस हैं जिनको वापस खोला जा सकता है। हकीम सईद का केस हो, ये भी कहा कि जो भारी मिकदार में असला मिला था वो असला भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से जंग करने के लिए जमा किया गया था। इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन किया है दानियाल अजीज साहब ने, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इमरान इस्माइल साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो है शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर में यह कहा है कि मुझ पर या मेरे कायद नवाज शरीफ पर एक भी करप्शन का इल्जाम साबित हो जाए तो सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह भी कहा गया आज इमरान खान साहब की तरफ से कि अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बुरा होगा। यह मुल्तान में उन्होंने जलसे से तकरीर करते हुए कहा है। इस पर बात करेंगे। दानियाल अजीज साहब, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है अब तक? क्या तरीके इंसाफ को इस्लामाबाद आने दिया जाएगा जो उनका प्लान है, जैसे धरने के वक्त भी आने दिया गया था, या उनको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करेगी हुकूमत? इसमें जी वाज़ेह तौर पर पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में अपनी ये डेमोन्स्ट्रेशंस की हैं, एहतजाज किया है, हर शहर में किया है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जहां तक मुमकिन है इनको पूरी सिक्योरिटी और तमाम सहूलियात फराम की है। और अगर ये पुरअमन एहतजाज के अलावा कुछ वो टेररिज्म वाला एजेंडा लेके आ रहे हैं कि घराओ जलाओ वाला, तो फिर तो जाहिर बात है कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन अगर इनका पुरअमन एहतजाज है तो तारीख भरी पड़ी है, इनको किसी ने नहीं रोका, अपनी मर्जी करें। इनके शहर बंद करने को किस तरीके से देखते हैं? क्या वो टेररिज्म में आता है या पुरअमन एहतजाज में आता है? बिल्कुल जी, आपने देखें जब ये कराची पे अटैक हुआ था, ये जो ज़रबे अज़ब और नेशनल एक्शन प्लान आगाज हुआ था जून 15, 2014 को, तो कराची एयरपोर्ट पे उससे कुछ दिन कबल जून की 8 तारीख को अटैक हुआ था। IMU इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान ने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी जी। और उसके बाद ये पूरा एक नेशनल एंटी टेररिज्म, तो अगर ये कोई हवाई अड्डा या कोई बंदरगाह या कोई दफातर या इस तरह की चीजें, तो टेररिज्म का काम है उनको बंद करना, हुकूमत को थ्रेट करना। तो ये पहले भी तालिबान खान से पहचाने जाते थे, उनको कहते थे दफ्तर खोलना है। अब ये फिर वो एजेंडा लेके आ रहे हैं, तो अल्लाह जाने, ये इनको बेहतर पता है। बहरहाल अगर ये पुरअमन एहतजाज है तो जाहिर बात है वो पहले भी तारीख बड़ी पड़ी है, और अगर ये कुछ और करना चाह रहे हैं फिर कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान इस्माइल साहब, एहतजाज पुरअमन होगा, आपने कहा है शहर बंद करेंगे, तो बार बार आप लोग कहते रहे, ऑन रिकॉर्ड है, क्या वो पुरअमन तरीके से बंद करेंगे या कोई गुंडागर्दी करके दोस्त धमकी जबरदस्ती बंद करवाया जाएगा? नहीं, गुंडागर्दी तो आज तक कोई पीटीआई का वतीरा नहीं रहा। कोई एक जगह बता दें जहाँ पीटीआई ने गुंडागर्दी से कोई चीज़ बंद कराई हो या कोई बदमाशी हमने की हो, एक गमला तक हमने तोड़ा हो, हम इतने अरसा हम बैठे रहे धरने पे, हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मुल्क हमारा भी है, और शायद दानियाल अजीज़ साहब की गलतफहमी हो कि शायद इन्हीं का मुल्क है पूरा, तो ये खाली PMLN वालों का मुल्क नहीं है, PTI वालों का भी उतना ही है, ANP वालों का भी उतना ही है, जमात इस्लामी वालों का भी उतना ही है, सबका उतना ही मुल्क है जितना सबको प्यार है अपने मुल्क से। बात सिर्फ इतनी है कि हम चाह क्या रहे हैं। हमने सिर्फ इन्हें कहा है कि जी हमें एहतसाब चाहिए, हम चाहते हैं कि जो करप्शन हुई है उसका हिसाब दे दें। अब उसके पीछे सारी दुनिया ये घुमा लेंगे, ये कह रहे जी बंदरगाह बंद के, बंदरगाह तो इस्लामाबाद में है ही नहीं, वैसे अगर होती तो शायद बंद भी कर देते। दानियाल अली साहब की थोड़ी नॉलेज में इजाफा कर दें। बाकी ये कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की बंदिश के लिए। ये इस्लामाबाद बंद करेगी पाकिस्तान की अवाम, इस्लामाबाद की अवाम खुद सड़कों पर होगी। हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, हमने कोई टायर नहीं जलाना, कोई शीशा नहीं तोड़ना, कोई गमला नहीं तोड़ना। हाँ, अगर इन्होंने अपनी ताकत आजमानी है तो ज़रूर आजमाएं, जो मर्जी इनकी करें। ये पहले भी डंडा फोर्स और सुना हो तो उन्होंने कहा है कि हवाई अड्डे पे जिस तरीके से इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के लोगों ने हमला किया था, उस मिसाल को आपके सामने रखा है इन्होंने। ये तो इनका खौफ है ना जी, ये समझते हैं कि इसी तरह से चीज़ें चलती हैं, डंडे के जोर पे चलती हैं। जैसे इन्होंने शाम इलेक्शन अपनी पार्टी में कराए, इसी तरह शायद मुल्क के अंदर इलेक्शन भी चल जाएंगे।
ये सारी चीज़ें इसी तरह सोचते हैं। ये इनकी सोच है कि जी हम वो इस्लामिक फोर्स की तरह एक आएंगे और आके हम एक कलदम तंजीम की तरह डंडा लेकर वहाँ पे छा जाएंगे। ये कभी उनको खान साहब को तालिबान खान कहते हैं, कभी किस नाम से पुकारते हैं, ये इनकी अपनी सोच है। इन्हें सिर्फ ये बताएं, ये सब बताएं इनको कि हम सिर्फ पनामा शरीफ से हिसाब लेने आ रहे हैं और कुछ नहीं हम कर रहे। हिसाब मांगने में क्या बुराई है? देखें शहजाद, स्कूल में ये होता था कि कभी पेन चोरी हो गया ना, कोई कीमती पेन दिलाया बाबा ने तो वो चोरी हो गया, तो टीचर को हमने शिकायत की कि जी हमारा पेन चोरी हो गया। उसने कहा कि जी ग्लास का दरवाज़ा बंद करके तलाशी लो। एक बच्चा रोने लगा, उसने कहा मैं तलाशी नहीं दूंगा। तो उसको जब पकड़ा कि भाई नहीं तुम तलाशी क्यों नहीं दोगे, तो उसने कहा अच्छा मेरी फलानी पॉकेट में हाथ नहीं डालना और फलानी जिप नहीं खोलना बैग की, बाकी तलाशी ले लो। ये एग्जैक्टली वही चीज़ रिपीट हो रही है। मुझे बता दें TOR ये बनाएंगे कि जी आप मुझसे फलाना सवाल नहीं कर सकते, आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते, आप 10 साल पुरानी बात नहीं कर सकते। इसको नवंबर 2 पे फोकस रखना चाह रहा हूं। दानियल साहब बात को रिस्पॉन्ड करना चाहे तो वो करते हैं, लेकिन एक बात बताएं कि आज ये भी इत्तलात आ रही थी कि जो सीनियर लीडरशिप है तहरीक इंसाफ उसको नजरबंद किया जा सकता है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। क्या ये हुकूमत की हिकमत अमली का हिस्सा है? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया है, पूरा मैंने तजाज पूरे पाकिस्तान में करते रहे हैं और ऐसी भोंडे मसाले दे के ये अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को भी 35 पंक्चर वाली, अब ये बच्चों की पेंशनों पे आ गए हैं। ये क्रिकेट की बातें, 2 विकेटें उठ गई, 3 विकेटें आ गई, जी बचगाना इनका तरीक़ाकार है, गैर संजीदा है। ये इनके तमाम जो अभी 2 नवंबर की जो इन्होंने डेट दी है, आप देखें 13 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है जहांगीर तरीन और इमरान खान आके तलाशी दें। तो जो पेंसिल वाले बच्चे इमरान खान और जहांगीर तरीन है जो आके कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे इलेक्शन कमीशन, या वो है जो कह रहे हैं कि आए कोर्ट में हम आपको जवाब देते हैं, आए पार्लियामेंट में हम आपको जवाब देते हैं, आए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस आप अपना स्पीकर के जरिए लाए हैं उसमें हम जवाब देते हैं। ये बात क्या करते हैं? फॉरेन फंडिंग आज तक इन्होंने कोई जवाब दिया है? ये छुपते फिरते हैं स्टेयों के पीछे। इनके साथ से जो न्याजी सर्विसेज है उसकी तलाशी दी है। जो आज इन्होंने जो ऑडिट रिपोर्ट आई है इनकी शौकत खानम की, जिसमें इन्होंने कहा है कि इंडियंस के साथ पार्टनरशिप थी इनकी, जिन्होंने इनका $3 मिलियन बढ़ा है, $18 मिलियन का लॉस लेके, उसका ये जवाब दे कि तो GIT बन गई MQM की इस बात पे। इन्होंने US जस्टिस डिपार्टमेंट में जो इनके वहां से इन्होंने चेक लिए हुए, खुद ये मानते हैं ये बात। तो फिर जब आपने MQM की GIT बनाई है तो फिर तहरीक इंसाफ के इन फंड्स के हवाले से GIT क्यों नहीं बना रही हुकूमत? एक मिनट ठहरे, हम तलाशी कंटेनर पे नहीं ले रहे, हमने आईनी अदारे के पास दरखास्तें दी हैं, उन्होंने इनको नोटिस दिया है। एक तरीकाकार है इस मुल्क का, इधर एनआरकी नहीं है, ये कोई क्रिकेट की पिच नहीं है कि आप अंपायर बुला लें, उंगली उठा लें, उंगली बैठा लें बेवकूफों की तरह। तो ये जो 35 पंक्चर है इन्होंने डंडा उठाएंगे, इन्होंने आज तक जवाब दिया कि पाकिस्तान। इमरान इस्माइल साहब इसका जवाब दे दें, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बुलाया इमरान खान साहब को, तरीन साहब को 2 नवंबर, वहां पे जाएंगे या उनका काउंसिल पेश होगा या नहीं होगा? इन्होंने ऐलान किया नहीं जाएंगे। भगोड़े नंबर 1 तो ये है कि जब हमने मीटिंग कॉल की इसके लिए, जब हमने मीटिंग कॉल की इसके लिए, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को होश आ गई, उन्होंने फॉरेन प्रोसीडिंग बुला लिया। दानियल इसको रिस्पॉन्ड करने दें। इमरान साहब मेरे पास वक्त कम रह गया। साहब हौसला रखें, हौसला, थोड़ा सा हौसला रखें। जब इलेक्शन कमीशन को सर मैं जब प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, 2 तारीख को इस्लामाबाद बंद करेंगे, 2 तारीख को बुला लिया। चलिए मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया दानियल अजीज साहब, बहुत इमरान इस्माइल साहब। मुझे प्रोग्राम यहीं पे क्लोज करना है, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।